मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस चीज को आप प्रॉब्लम मानकर हल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद वास्तव में प्रॉब्लम है ही नहीं। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन अपनी लाइफ को सुधारने में लगे रहते हैं। हम अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करना चाहते हैं, करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। हर जगह हमें लगता है कि कुछ ना कुछ गलत है और हमें उसे ठीक करना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि शायद कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि समस्या का असली स्रोत बाहर नहीं है। समस्या यह है कि हमने चीजों को प्रॉब्लम बना लिया है। मैं कोई टेक्निक नहीं दे रहा हूं, मैं कोई मेथड नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपका गुरु नहीं हूं। मैं केवल आपको एक आमंत्रण दे रहा हूं। अपने भीतर देखिए, गहराई से देखिए, और जो भी आप देखें उसे बिना डर, बिना भागे, बिना सुधारने की कोशिश के देखिए। जब आप ऐसा देखते हैं तब अंडरस्टैंडिंग जन्म लेती है। इस चर्चा में हम उस बात को समझने की कोशिश करेंगे जिसे मैं अक्सर कहता हूं, डोंट मेक अ प्रॉब्लम ऑफ एनीथिंग। अगर आप सच में क्लैरिटी चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन क्या है, स्वतंत्रता क्या है और समस्या से परे जीना क्या होता है, तो हमें बहुत गहराई से देखना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1। समस्या वहीं पैदा होती है जहां माइंड हस्तक्षेप करता है। जरा ध्यान से देखिए। जीवन की बहुत सी परिस्थितियां अपने आप में न तो जटिल होती हैं और न ही तकलीफ देह, लेकिन जैसे ही माइंड उन्हें प्रॉब्लम कह देता है, वे भारी और उलझी हुई लगने लगती हैं। यही समझने की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि जीवन की ज्यादातर समस्याएं बाहर से पैदा नहीं होती, वे हमारी मेंटल इंटरप्रिटेशन से पैदा होती हैं। कोई अनुभव होता है, अकेलापन, फियर, फेलियर या रिजेक्शन, और तुरंत माइंड उसे एक लेबल दे देता है, ये एक प्रॉब्लम है। यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। अब आप उस स्थिति को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, जो भी समाधान आप खोजते हैं वह हमेशा अतीत से आता है। आपकी मेमोरीज, आपकी कंडीशनिंग, समाज ने आपको जो सिखाया है उसी से आपके सॉल्यूशंस बनते हैं। इसलिए समाधान भी सीमित होते हैं। क्या आपने ये देखा है, जब भी कोई समस्या आती है हमारा पूरा ध्यान उसे खत्म करने में लग जाता है, हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते। और मैं पूछता हूं, क्या आप किसी चीज को पूरी क्लैरिटी से देख सकते हैं बिना उसे प्रॉब्लम कहे, बिना उसे तुरंत सॉल्व करने की बेचैनी के? क्योंकि जब आप किसी चीज को बिना पूर्वाग्रह के देखते हैं, तब वही चीज आपकी टीचर बन जाती है। तब अनुभव ही गुरु बन जाता है। मैं अक्सर कहता हूं, द माइंड इज द मेकर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड द एफर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम सस्टेन्स इट। माइंड खुद प्रॉब्लम बनाता है और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करके उसे जिंदा रखता है। जब आप किसी भावना को दबाते हैं, उससे बचते हैं या उसे बदलना चाहते हैं, तब संघर्ष शुरू होता है और वही संघर्ष प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन अगर आप उसी भावना को शांत होकर देखें, पूरी अटेंशन के साथ, बिना उसे बदलने की कोशिश के, तो आप देखेंगे कि वो भावना बदलने लगती है। ये साधारण देखना नहीं है, ये प्योर ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग नहीं रहते। वहां सिर्फ देखना होता है, वहां ईगो नहीं होता, वहां कंपैरिजन नहीं होता, वहां केवल एक शांत जागरूकता होती है। और वही इनर ट्रांसफॉर्मेशन का आरंभ है। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं, जब आप अपने भीतर उठते हुए फियर, पेन या इनसिक्योरिटी को केवल देखते हैं, क्या वास्तव में उसमें परिवर्तन आ सकता है? क्या केवल देखना इतना शक्तिशाली हो सकता है? इसी प्रश्न के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब हमें समझना होगा, क्या हम सच में देख रहे हैं या हम केवल अपने विचारों के माध्यम से देख रहे हैं? अध्याय 2। देखना। क्या हम सच में देख रहे हैं
मैं आपसे एक बहुत सरल लेकिन गहरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप सच में देख रहे हैं या आप केवल अपने थॉट्स, मेमोरीज और आइडियाज के माध्यम से देख रहे हैं? अधिकतर लोग सोचते हैं कि देखना एक बहुत आसान क्रिया है। आंखें खुली हैं, सामने कोई वस्तु है, तो हम कह देते हैं कि हमने देख लिया। लेकिन मैं कहता हूं, जिस क्षण आप किसी चीज को नाम दे देते हैं, उसी क्षण आपने वास्तव में देखना बंद कर दिया। जैसे ही आप कहते हैं ये दुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, उस क्षण आपने देखना नहीं बल्कि जज करना शुरू कर दिया। तो फिर वास्तविक देखना क्या है? वास्तविक देखना यह है कि आप किसी चीज को बिना नाम दिए, बिना तुलना किए, बिना किसी पास्ट रेफरेंस के देखें। किसी भावना को, किसी व्यक्ति को, किसी अनुभव को उसी क्षण में जैसा वह है वैसा देखें। लेकिन ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि हमारा माइंड चीजों को देखता नहीं, इंटरप्रेट करता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को गुस्से में देखते हैं, तुरंत माइंड कहता है वो मुझे पसंद नहीं करता, वो गलत है, वो मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी गुस्से को वैसे देखा है जैसा वो वास्तव में है? बिना अपनी छवि डाले मैं कहता हूं, माइंड एक कैमरा नहीं है, माइंड एक प्रोजेक्टर है। हम सोचते हैं कि हम दुनिया को जैसा है वैसा देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपनी कंडीशनिंग, अपने बिलीव्स, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को उस पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप किसी फूल को सच में देखना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर की सोच की आवाज को शांत करना होगा, क्योंकि जब तक वह आंतरिक शोर चलता रहेगा, आप फूल को एक बोटेनिकल ऑब्जेक्ट, एक स्पीसीज, एक मेमोरी के रूप में देखेंगे, लेकिन फूल को नहीं देखेंगे। सही देखना ही मेडिटेशन की शुरुआत है। मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है। मेडिटेशन वह अवस्था है जहां माइंड पूरी तरह शांत है, लेकिन पूरी तरह जागृत भी है। तभी आप देख सकते हैं फियर क्या है, लव क्या है, और आप वास्तव में कौन है। और इसलिए मैं कहता हूं, सीइंग इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप किसी चीज को बिना व्याख्या के गहराई से देखते हैं, तब आप उससे मुक्त होने लगते हैं। लेकिन यहां एक और गहरा प्रश्न आता है, अगर मैं दुनिया को देख सकता हूं, तो क्या मैं खुद को भी देख सकता हूं? क्या मैं अपने भीतर के फियर, जेलसी, कंपैरिजन और एम्बिशन को भी देख सकता हूं? यहीं से हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अध्याय 3, स्वयं को जानना ही क्रांति है। हम अक्सर पूछते हैं, मैं कौन हूं? लेकिन क्या हमने कभी इस प्रश्न को सच में गहराई से पूछा है? मैं कहता हूं, जब तक आप स्वयं को नहीं समझते, तब तक आप जीवन को नहीं समझ सकते, न समाज को, न संबंधों को, न ईश्वर को। लेकिन स्वयं को जानना कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं है। ये किताबों से मिलने वाला ज्ञान नहीं है, ये किसी गुरु की नकल करना भी नहीं है। स्वयं को जानना एक सीधा सामना है अपने ही मन के साथ, और यही सबसे कठिन काम है। हम सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं। हम कहते हैं मेरा नाम यह है, मैं इस धर्म से हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं भावुक हूं। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या ये सब वास्तव में आप हैं, या ये सब आपने सीखा है, अपनाया है, जमा किया है? मैं कहता हूं, द आई इज अ बंडल ऑफ मेमोरीज। वह स्मृतियों का संग्रह है। आपके अनुभव, आपकी इच्छाएं, आपके दुख, आपकी कंडीशनिंग, तो इन सब का एक संग्रह। जब आप कहते हैं मैं, तो वास्तव में अतीत बोल रहा होता है। तो क्या आत्मज्ञान का अर्थ अतीत से भागना है? नहीं। पहले आपको उस अतीत को देखना होगा, हर थॉट को, हर फियर को, हर एक्सपेक्टेशन को, बिना जस्टिफिकेशन के, बिना ब्लेम किए, बिना एस्केप किए। स्वयं को जानने की शुरुआत तब होती है जब आप अपनी हर प्रतिक्रिया को ऑब्जर्व करते हैं। जब आपको गुस्सा आता है, उसे देखिए।
जब कोई आपकी तारीफ करता है और आप भीतर से फूल जाते हैं, वो उसे देखिए। जब आप कंपैरिजन करते हैं, उसे पकड़िए। और इसके लिए चाहिए अटेंशन, पूरी जागरूकता। मैं हमेशा कहता हूं, आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। आपका अपना जीवन ही आपका गुरु है। आपके संबंध, आपके संघर्ष, आपके विचार सब आपको आईना दिखाते हैं, अगर आप सच में देखना चाहते हैं। लेकिन यहां एक और कठिन प्रश्न आता है, जब मैं खुद को देख रहा हूं, तो क्या वास्तव में मैं देख रहा हूं, या फिर देखने वाला भी उसी माइंड का हिस्सा है? यहीं से अगला प्रश्न पैदा होता है। अध्याय 4, देखने वाला और देखा जाने वाला। जब आप कहते हैं मैं गुस्से में हूं, तो क्या आप और गुस्सा दो अलग चीजें हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम हमेशा मानते हैं कि हम एक ऑब्जर्वर हैं और हमारे भीतर थॉट्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। हम कहते हैं मैं डर को देख रहा हूं, मैं दुख से बाहर आना चाहता हूं। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड वास्तव में अलग हैं, या ये माइंड की बनाई हुई एक इल्यूजन है? जैसे ही आप कहते हैं मैं डर को देख रहा हूं, तुरंत एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। अब मैं डर से लड़ना चाहता है, उसे खत्म करना चाहता है, उसे दबाना चाहता है, और यही संघर्ष नई समस्याएं पैदा करता है। लेकिन अगर आप बहुत गहराई से देखें, तो पाएंगे कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग नहीं है। दोनों एक ही मूवमेंट के हिस्से हैं। जिस मैं को आप डर के खिलाफ खड़ा करते हैं, वह भी उसी कंडीशनिंग का हिस्सा है। जब आप ये समझ लेते हैं, तो एक अद्भुत चीज होती है। संघर्ष समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब कोई भागने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, सिर्फ डर है जैसा वह है। और जब आप डर को पूरी अटेंशन से देखते हैं, बिना एस्केप के, तो वो अपना प्रभाव खोने लगता है। मैं अक्सर कहता हूं, when the observer is the observed, there is pure perception। और उसी परसेप्शन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये विभाजन केवल व्यक्ति के भीतर ही नहीं है, समाज में भी यही विभाजन चलता है। हिंदू और मुस्लिम, अमीर और गरीब, मेरा और तेरा। इसी विभाजन से युद्ध पैदा होते हैं, हिंसा पैदा होती है। लेकिन जब आप अपने भीतर के इस विभाजन को समझ लेते हैं, तो आप केवल अपने माइंड को नहीं समझते, आप पूरे मानव मन को समझने लगते हैं। और तब एक गहरा मौन पैदा होता है, एक ऐसा मौन जहां थॉट शांत होने लगता है। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, अगर थॉट ही समस्या की जड़ है, तो क्या थॉट की कोई जगह नहीं है? क्या थॉट को समाप्त कर देना चाहिए, या हमें थॉट की सीमा समझनी होगी? यही हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। अध्याय 5, थॉट, समाधान या समस्या। अब हमें एक बहुत बुनियादी प्रश्न को समझना होगा, क्या थॉट समस्याओं को हल करता है, या थॉट ही समस्याओं को पैदा करता है? हम में से अधिकतर लोग मानते हैं कि सोच ही बुद्धिमत्ता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि हर समस्या का समाधान सोच में छिपा है। लेकिन आइए थोड़ा गहराई से देखें, थॉट क्या है? थॉट हमेशा मेमोरी की प्रतिक्रिया है। आपकी शिक्षा, आपके अनुभव, आपकी कंडीशनिंग, आपकी इच्छाएं, इन सब का जो संग्रह है वही मेमोरी है। और जब मेमोरी प्रतिक्रिया करती है, तो वही थॉट बन जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? थॉट हमेशा अतीत से आता है, और इसलिए थॉट कभी भी नया नहीं होता। ये मैं अक्सर कहता हूं, थॉट इज ऑलवेज ओल्ड, इट कैन नेवर बी फ्रेश। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको पहले धोखा दिया था। अब जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप उसे पुराने अनुभव की आंखों से देखते हैं। आपका व्यवहार ताजा नहीं है, वो कंडीशनड है। इसलिए थॉट आपको सुरक्षा नहीं देता, वो आपको सीमित कर देता है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि थॉट की अपनी जगह है, तकनीक में, विज्ञान में, गणित में, योजना बनाने में, वहां थॉट आवश्यक है। लेकिन जब आप थॉट का उपयोग करते हैं
अपने संबंधों को समझने में, अपने मन को समझने में या प्रेम को समझने में, तब थॉट आपको सत्य से दूर ले जाता है, क्योंकि थॉट विभाजन पैदा करता है, मैं और तुम, मेरा और तुम्हारा। और जहां विभाजन है वहां संघर्ष होगा। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि थॉट को समाप्त कर दें, प्रश्न ये है क्या हम थॉट को उसकी सीमा में रख सकते हैं। जहां उसकी आवश्यकता है वहां उसका उपयोग करें, लेकिन जहां जीवन की गहराई है वहां थॉट को शांत होने दें। और यहीं से एक और गहरी बात शुरू होती है, मेडिटेशन। अध्याय 6, मेडिटेशन। अभ्यास नहीं, जागरूकता। आजकल मेडिटेशन को एक टेक्निक बना दिया गया है। लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का अर्थ है आंखें बंद करना, शांत बैठना, मंत्र जपना या सांस पर ध्यान देना। लेकिन मैं कहता हूं जहां अभ्यास है वहां स्वतंत्रता नहीं है, और जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां मेडिटेशन नहीं हो सकता। मेडिटेशन कोई मेथड नहीं है, मेडिटेशन एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। अगर आप हर दिन एक ही तरीके से बैठते हैं और कहते हैं कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप केवल माइंड को एक नई आदत सिखा रहे हैं, आप उसे एक नया पैटर्न दे रहे हैं। लेकिन मेडिटेशन का अर्थ है हर पैटर्न से स्वतंत्र होना। मैं अक्सर कहता हूं वो ट्रू मेडिटेशन इज चॉइसलेस अवेयरनेस। एक ऐसी जागरूकता जिसमें कोई चयन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ देखना बाहर क्या हो रहा है और भीतर क्या हो रहा है। जब आप किसी पेड़ को देखते हैं बिना उसे नाम दिए, वहां मेडिटेशन है। जब आप अपने फियर को देखते हैं बिना उससे भागे, वहां मेडिटेशन है। जब आप अपनी रिएक्शंस को बिना जज किए देखते हैं, वहां मेडिटेशन है। मेडिटेशन तब नहीं होता जब आप थॉट को रोकने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन तब होता है जब थॉट स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस इतनी गहरी हो जाती है कि थॉट की सारी चालाकियां समाप्त होने लगती है। मेडिटेशन कोई प्रयास नहीं है, मेडिटेशन एक अग्नि है, एक ऐसी अग्नि जो भीतर की सारी अशुद्धियों को जला देती है सिर्फ उन्हें देखकर। लेकिन अगर अगर आप मेडिटेशन को किसी उद्देश्य से करते हैं, शांति पाने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए या एनलाइटनमेंट पाने के लिए, तो आप मेडिटेशन को एक व्यापार बना देते हैं, और तब वो मेडिटेशन नहीं रहता। मेडिटेशन एक लिविंग मूवमेंट है, वो पूरे दिन चलता है। जब आप चल रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं, जब आप खा रहे हैं, जब आप देख रहे हैं। और इसी से एक अंतिम प्रश्न पैदा होता है, अध्याय 7, मुक्ति। अंत नहीं, शुरुआत। लोग सदियों से मुक्ति की खोज कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि मुक्ति कोई अंतिम लक्ष्य है, कोई अवस्था जिसे प्राप्त करना है, कोई दिव्य उपलब्धि। लेकिन मैं कहता हूं कि मुक्ति भविष्य में नहीं है, मुक्ति समय में नहीं है, मुक्ति प्रयास से नहीं आती। मुक्ति तब आती है जब माइंड पूरी तरह बोझ से मुक्त हो जाता है। हम सोचते हैं कि मुक्ति तब आएगी जब हम पूरी तरह आध्यात्मिक बन जाइए, हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए, हम पूर्ण शांति पालें। लेकिन देखिए, जहां इच्छा है वहां समय है, जहां समय है वहां माइंड है, और जहां माइंड है वहां बंधन है। इसलिए मुक्ति तब नहीं आती जब आप कुछ प्राप्त करते हैं, मुक्ति तब आती है जब चाह समाप्त हो जाती है। जब आप अपने भीतर के हर फियर, हर डिजायर, हर कंपैरिजन को पूरी तरह देख लेते हैं, बिना दबाए, बिना सुधारने की कोशिश के, तब वे अपनी शक्ति खो देते हैं। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, ये एक सीइंग है, और उस सीइंग में माइंड शांत हो जाता है, वहां एक गहरा मौन होता है, और उसी मौन में सच्ची स्वतंत्रता जन्म लेती है। मुक्ति कोई स्थान नहीं है जहां आप पहुंचते हैं, यह जीवन जीने का एक तरीका है, हर क्षण स्वतंत्र होकर जीना। अंतिम बात, अब प्रश्न यह नहीं है कि आपने इन बातों को सुना या समझा, प्रश्न यह है क्या आपने खुद को देखा। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा, मैं आपको केवल यह कह रहा हूं,
अपने थॉट्स को देखिए, अपने फियर्स को देखिए, अपनी मेमोरीज को देखिए पूरी जागरूकता के साथ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन भविष्य में नहीं होता। मैं अक्सर कहता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इन द फ्यूचर, इट इज नाउ और नेवर। तो अब प्रश्न यह है, क्या आप इस क्षण पूरी तरह जागरूक हो सकते हैं? अगर हां, तो वही शुरुआत है और वही स्वतंत्रता है।